हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मौका। देखिए, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भूगोल, जिसके अंतर्गत हम क्लाइमेटोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, वायुमंडल का संगठन तथा उसकी संरचना। वायुमंडल क्या है दोस्तों, ये आप पहले से शायद जानते होंगे। तो वायुमंडल जो है वो हमारी पृथ्वी के चारों ओर पाई जाने वाली गैसों की एक परत है। वायुमंडल जो है वो गैस, जलवाष्प और धूल कणों से मिलकर बना होता है। वायुमंडल का देखिए संगठन की अगर कॉम्पोजिशन की बात करें तो वो स्थिर नहीं है, क्योंकि ये समय के और स्थान के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, जो ऑक्सीजन होता है वो 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है वो ना के बराबर पाई जाती है, आपका जो O2 होता है। तथा जो CO2 है यानी कार्बन डाइऑक्साइड, वो 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाई जाती है। तो इस प्रकार से ये समय और ऊंचाई वगैरह के स्थान से अनुसार परिवर्तित होता रहता है इसका संगठन। अगर देखिए गैसेज, अब देखिए इसके संगठन की बात करें, संगठन में इसका वायुमंडल की देखिए गैसें, तो जलवाष्प और धूलकणों के अलावा वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, जैसे कि आपका नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। ये वायुमंडल की दो मेन गैसेज हैं, क्योंकि ये वायुमंडल का लगभग 99% भाग इन दो गैसों से मिलकर बना होता है। और जो बाकी 1% है उसमें आपका आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नियॉन, हीलियम और अदर गैसेस पाई जाती हैं। वायुमंडलीय देखिए गैस अगर देखें तो यहाँ पर एक टेबल आपको दे रखी है। तो मुख्य गैसों में नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन है, क्योंकि 99% भाग बनाती हैं वायु का। इसमें नाइट्रोजन आपकी लगभग 78.1% तथा ऑक्सीजन 20.9% पाई जाती है। और देखिए अगर जो गॉड गैसेस की बात करें तो उसमें आपका आर्गन आता है तीसरे नंबर पर, जो कि 0.9% पाया जाता है, तथा कार्बन डाइऑक्साइड फिर 0.03% और हाइड्रोजन 0.01%। इस प्रकार से ये जो है फिर इस अनुपात में पाई जाती हैं। आपको देखिए ओजोन भी पाया जाता है, जो कि काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट गैस है, क्योंकि ओजोन जो है वो सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट यूवी रेज होती हैं, उनको अवशोषित कर लेती है। और जो है वो हाँ हमारी त्वचा को देखिए, त्वचा जो होती है उसको कैंसर और श्वास रोग, अल्सर जैसे मतलब वो रोग पैदा कर सकती हैं। तो उससे जो है हमारी रक्षा होती है। आगे हम इसके बारे में डीपली जानेंगे। देखिए ओजोन गैस, जैसे कि मैंने बताया, ओजोन गैस अगर ना होती तो क्या होता कि जो वायुमंडल में अगर ओजोन ना होती तो जीव जंतु जो हैं उनका अस्तित्व नहीं होता। बात करें अगर देखिए जलवाष्प की, दूसरे नंबर पर जलवाष्प। तो जलवाष्प जो होता है दोस्तों वो वायुमंडल में मौजूद जल की गैसीय स्वरूप, यानी कि वायुमंडल जो होता है, वायुमंडल में जो जल होता है अगर वो गैसीय अवस्था में पाया जाता है उसको जलवाष्प कहते हैं। वायुमंडल में जलवाष्प के उपस्थित रहने के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ है। वो कैसे, क्योंकि जलवाष्प पृथ्वी पर होने वाले सभी प्रकार के वर्षण का स्रोत है, और वर्षण से कृषि में सिंचाई के काम आता है, जिससे हमें फिर अनाज उत्पन्न होता है। वायुमंडल में इसकी अधिकतम मात्रा 4% तक हो सकती है। जलवाष्प की सबसे अधिक मात्रा जो उष्ण आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है, तथा शुष्क क्षेत्रों में और मरुस्थल जैसे क्षेत्रों में ये जो है जलवाष्प कम मिलती है। देखिए निम्न अक्षांशों से, यानी कि उच्च अक्षांशों की ओर इसकी मात्रा कम हो जाती है। यानी अगर विषुवत रेखा से यानी इक्वेटर से अगर हम ध्रुवों की तरफ बढ़ें तो इसकी मात्रा, जलवाष्प की मात्रा कम हो जाएगी। वायुमंडल में जलवाष्प बाष्पीकरण तथा बाष्पोत्सर्जन के द्वारा पहुंचता है। बाष्पीकरण जो होता है, बाष्पीकरण बेसिकली जो आपका जल होता है वो जल का द्रव से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होना और बाष्प के रूप में ऊपर जाना बाष्पीकरण कहलाता है। तो बाष्पीकरण जो है वो समुद्रों, नदियों, तालाबों, झीलों या फिर अन्य जो जल के स्रोत हैं वहाँ से होता है। और ये जो जलवाष्प होती है ना, वो हमारी पृथ्वी के लिए एक कंबल की तरह कार्य करती है, क्योंकि ये पृथ्वी को ना ही अधिक ठंडा होने देती है और ना अधिक गर्म। और देखिए जो मैंने CO2 के बारे में बात की, तो CO2 भी हमारे जो वातावरण की काफ़ी इंपॉर्टेंट गैस है। वो क्योंकि जो मौसम विज्ञान की दृष्टि से वो जो CO2 है वो सौर विकिरण यानी सौरिक विकिरण, सूर्य से जो आने वाला रेडिएशन है उसके लिए पारदर्शी है, लेकिन जो पार्थिव विकिरण है यानी पृथ्वी के द्वारा जो जो विकिरण किया जाता है उसके लिए अपारदर्शी है। और इस प्रकार से ये सौर विकिरण के एक अंश को सोख लेती है तथा इसके कुछ भाग को पृथ्वी की सतह की ओर भेज देती है, और इस प्रकार से ये ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए भी उत्तरदायी है। धूल कण, अब देखिए अगला जो है कंपोजिशन, अगला जो, तो धूल कण जो होते हैं वो वायुमंडल के निचले स्तर में पाए जाते हैं। अब देखिए स्तर क्या होते हैं ये अभी हम आगे जानेंगे।
ये कण धूल, धुआं, समुद्री लवण आदि के रूप में हो सकते हैं। ये धूल कणों का वायुमंडल में एक विशेष महत्व है। वो क्योंकि ये जो होते हैं वो एक प्रकार से आर्द्रताग्राही केंद्र की तरह कार्य करते हैं, विशेषकर जो आपका धूल और नमक के कण होते हैं। और इस प्रकार से जो जलवाष्प होती है इनके चारों ओर संघनित हो जाती है और बादलों का निर्माण होता है, जिससे वर्षण संभव हो पाता है। देखिए यहाँ पर वायुमंडल का महत्व की बात करते हैं तो वायुमंडल में देखिए महत्व क्या है। ऑक्सीजन जो है वो प्राणी जगत के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो श्वसन में काम आती है। कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधों के लिए अधिक उपयोगी है। और वायुमंडल में मौजूद जो धूल कण है वो वर्षण के लिए अनुकूल दशाएं पैदा करती हैं। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा जो है घटती बढ़ती रहती है और प्रत्यक्ष रूप से पादप और जीव जगत को प्रभावित करती है। उसी में देखिए वायुमंडल की स्ट्रेटोस्फीयर होती है, एक समताप मंडल, उसमें पाई जाती है आपकी ओजोन, जो कि सूर्य की हानिकारक जो यूवी रेज होती हैं, पराबैंगनी किरणें होती हैं, उनसे हमारी रक्षा करती है। अब देखिए ये तो हमने पढ़ा संगठन के बारे में। अब जो नेक्स्ट है वो पढ़ना है हमें वायुमंडल की संरचना। अब देखिए जो वायुमंडल की संरचना की बात करती हैं तो वायुमंडल जो है वो जैसे कि हम जानते हैं पृथ्वी का अभिन्न अंग है, क्योंकि ये विभिन्न प्रकार से हमें जो है लाभ पहुँचाता है। वायुमंडल जो है लगभग धरातल से 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल के कुल भार की मात्रा का 97% भाग लगभग 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही सीमित है, यानी कि जो निचला भाग है वो अधिक घनत्व वाला तथा तापमान और घनत्व की विविधता के आधार पर ही वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है। सबसे पहली परत है आपकी क्षोभ मंडल, दूसरी परत समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, इस क्रम में ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर क्षोभ मंडल, फिर आपका समताप मंडल, फिर आपका मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और फिर बहिर्मंडल। अब देखिए एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए हम देखते हैं क्षोभ मंडल के बारे में। तो दोस्तों जो क्षोभ मंडल होती है वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है, ये वाली परत। क्षोभ मंडल जो है वायुमंडल की सबसे निचली परत है। ठीक, क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है और इसकी ऊंचाई सतह से लगभग कितनी होती है, 13 किलोमीटर औसत जो है। लेकिन जो ध्रुवों के पास में इसकी ऊंचाई होती है वो 8 किलोमीटर तथा विषुवत वृत्त पर 18 किलोमीटर ऊंचाई होती है। अब देखिए जो विषुवत वृत्त पर 18 किलोमीटर ऊंचाई क्यों होती है क्षोभ मंडल की, क्योंकि जो संवहन प्रक्रिया के द्वारा हवाएं जो ऊपर चली जाती हैं और ताप का जो है अधिक ऊंचाई तक संवहन हो जाता है, जिस वजह से विषुवत वृत्त पर 18 किलोमीटर पाई जाती है तथा ध्रुवों पर हवाएं ठंडी हो जाती हैं और वो नीचे रहती हैं, जिस वजह से 8 किलोमीटर इनकी ऊंचाई होती है। क्षोभ मंडल में देखिए जो धूलकण मौजूद होती हैं तथा जलवाष्प मौजूद होती है, जिस वजह से मौसम से संबंधित जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं वो क्षोभ मंडल में होती हैं। और क्षोभ मंडल की देखिए जो तापमान की बात करें तो तापमान जो है क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान इसमें क्या होता है, आप कमेंट करें। ऊंचाई के साथ तापमान इसमें घटता है और वो कितना घटता है, तो 165 मीटर की अगर ऊंचाई पर हम चढ़ें तो तापमान 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा, जिसको हम सामान्य ह्रास दर या नॉर्मल लैप्स रेट भी कहते हैं। अब देखिए क्षोभ मंडल और समताप मंडल को जो अलग करती है उसको बोलते हैं क्षोभ सीमा। ये वाला जो भाग होता है हमारा, ये क्षोभ सीमा कहलाता है। और जो क्षोभ सीमा होती है विषुवत वृत्त के ऊपर क्षोभ सीमा में हवा का जो तापमान होता है वो -80 डिग्री सेल्सियस और ध्रुव के ऊपर -45 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पर तापमान जो है वो स्थिर होने के कारण इसको क्षोभ सीमा कहा जाता है। अब देखिए क्षोभ सीमा की जो ऊपरी परत है उसको बोलते हैं समताप मंडल, जो कि दूसरी परत है, ये वाली जो परत है हमारी समताप मंडल। तो अगर मैं समताप मंडल की बात करूं तो ये जो है वो क्षोभ मंडल की ऊपरी परत है, जिसकी ऊंचाई लगभग 50 किलोमीटर होती है। समताप मंडल में देखिए जैसे मैंने पहले बताया कि इसमें ओजोन परत पाई जाती है, जो कि पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके पृथ्वी को ऊर्जा के तीव्र तथा हानिकारक तत्वों से बचाती है। अब देखिए इसमें तापमान जो होता है वो ऊंचाई के साथ बढ़ता है। वो क्यों बढ़ता है, क्योंकि जो ओजोन होती है ना वो सूर्य से आने वाली जो विकिरण है, जो उसमें से जो विकिरण है उसको अवशोषित कर लेती है, जिस वजह से यहाँ पर तापमान जो है वो ऊंचाई के साथ बढ़ता है। और जो समताप सीमा होती है उसका तापमान जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अब देखिए अगर मध्यमंडल की बात करें तो समताप सीमा के ठीक ऊपर पाया जाता है हमारा मध्यमंडल। मध्यमंडल की ऊंचाई लगभग 80 किलोमीटर होती है
और इसमें ऊंचाई के साथ साथ तापमान जो होता है वो कम होने लगता है और 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचकर ये जो है -100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। मध्यमंडल की ऊपरी परत को बोलते हैं हम मध्यमंडल की ऊपरी परत आपका आयन मंडल कहलाती है। मध्यमंडल को जो देखिए मध्यमंडल को जो आयन मंडल से अलग करता है उसको मध्य सीमा कहते हैं। मध्यमंडल में उल्काएं पाई जाती हैं आपकी। और अगर बात करें देखिए आयन मंडल की, तो आयन मंडल जो होता है वो मध्यमंडल के ऊपर 80 से 400 किलोमीटर के बीच में स्थित होता है। इसमें विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं जिन्हें हम आयन कहते हैं, और जो रेडियो द्वारा प्रसारित तरंगें होती हैं वो इसी परत से जो है वापस लौट आती हैं, जिस वजह से रेडियो का प्रसारण संभव हो पाता है। वायुमंडल का सबसे ऊपरी संस्तर जो कि वायुमंडल होता है वो सबसे ऊपर स्थित होता है और इसे बहिर्मंडल कहते हैं। ये सबसे ऊंचा संस्तर है और इसका जो घनत्व होता है वो बहुत कम होता है। तो ये था चित्र के मदद से, और अभी हम थोड़ा थ्योरी पढ़ लेते हैं। जैसे कि मैंने बात की, क्षोभमंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत, और इसका ऊंचाई विषुवत परत पर 18 किलोमीटर, ध्रुवों पर केवल 8 किलोमीटर। वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत, क्योंकि इस परत में मौसमी परिवर्तन होते हैं और इसमें हवाएं कभी शांत नहीं रहती, जिस वजह से इसको देखिए एक नाम और दिया गया है, क्या, परिवर्तन मंडल। परिवर्तन मंडल भी इसको कहते हैं। और ऊंचाई के साथ साथ तापमान जैसे कि मैंने बताया घटता है 1 डिग्री सेल्सियस, तो इसको नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं 165 मीटर की ऊंचाई पर। समताप मंडल जो है वो 50 किलोमीटर ऊंचाई पर पाया जाता है। और देखिए अगर मैं बात करूं तो इसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान धीरे धीरे बढ़ता है, क्योंकि इसमें ओजोन किरणें जो होती हैं वो ओजोन जो परत होती है वो किरणों को अवशोषित कर लेती है। मध्यमंडल की बात की हमने, तो मध्यमंडल की बात की देखिए, जो समताप मंडल होता है ना फ्रेंड्स, वो वायुयान चलाने के लिए आदर्श माना जाता है, क्योंकि इसमें मौसमी घटनाएं नहीं होती, ये मौसमी घटनाओं से मुक्त होता है। मध्यमंडल की बात करी हमने, फिर इसकी ऊंचाई लगभग 80 किलोमीटर, और तापमान यहाँ पर फिर से कम होने लगता है और ये तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से -100 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाता है। आयन मंडल चौथी परत, जिसकी ऊंचाई लगभग 400 किलोमीटर, और तापमान ऊंचाई के साथ फिर से बढ़ता है। विद्युत आवेशित तरंगें प्रवाहित होती हैं और जो कि रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर पुनः परिवर्तित करती हैं, जिससे रेडियो का प्रसारण संभव हो पाता है। बहिर्मंडल की बात की, अब देखिए हम नॉर्मल अगर यहाँ पर देखें सारांश, तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। क्षोभ मंडल जो सबसे निचली परत है उसमें मौसम की सभी घटनाएं होती हैं। समताप मंडल में किसी प्रकार की मौसम की घटनाएं नहीं होती, जिस वजह से ये जो आपका वायुयान की उड़ानों के लिए एक आदर्श परत मानी जाती है। आयन मंडल में आयन की प्रधानता, विद्युत आवेशित तरंगें वहाँ पर होती हैं, तो आयन रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर परावर्तित करके संचार व्यवस्था को संभव बनाती हैं। बहिर्मंडल में वायु का घनत्व सबसे कम पाया जाता है। तो मैं देखिए कुछ आपसे प्रश्न करना चाहूँगा कि आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, जो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद गैस कौन सी है, और वायुमंडल की जो सबसे महत्वपूर्ण परत है वो कौन सी है। तीसरा क्वेश्चन है आपका, ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो कितनी ऊंचाई पर ना के बराबर पाई जाती है, और ऐसी कौन सी गैस है जो कि सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है तथा पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों में अपने ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अगली वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर आएंगे। पढ़ेंगे सौर विकिरण के बारे में तथा सूर्य तत्व, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, और साथ ही में देखेंगे कुछ पिछले वर्षों के प्रश्न